बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, कतर पर इस्राइली हमले ने पूरे अरब खित्ते में खतरे की घंटी बजा दी है। अरब रियासतों को यह एहसास भी हो रहा है कि अमेरिका से किया गया कोई भी दिफाई मुआहिदा या किसी भी किस्म की कोई यकीन दहानी उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है। इसराइल ने पहले लबनान को निशाना बनाया, फिर शाम और ईरान को निशाना बनाया, अब कतर को निशाना बनाया और अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक इसराइल का अगला निशाना तुर्किया हो सकता है, जबकि BBC की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल का अगला हदफ सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन भी हो सकते हैं। इस खदशे की वजह यह है कि इसराइल के मुताबिक वो हमास क़यादत को निशाना बनाएगा और हमास के रहनुमा मुज़ाकरात और मुलाकातों के जरिए तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के दौरे करते रहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ये धमकी भी दे चुके हैं कि हमास को पनाह देने वाले ममालिक खुद इक़दाम करें, वरना इसराइल करेगा। इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हमला करने के नेतन्याहू के फैसले को गैर दानिशमंदाना कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप की बरहमी के बावजूद नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो दोबारा हमला करने का हुक्म दे सकता है। जिस कतर पर इसराइल हमला करने में कामयाब हुआ, ये वही कतर है जिसने इस साल मई में अमेरिका से दिफाई मुआहिदे किए थे। इन मुआहिदों की मालियत 38 अरब डॉलर्स के करीब थी। इन मुआहिदों के तहत कतर ने दिफाई ड्रोन्स खरीदे थे और सिक्योरिटी शराकतदारी के लिए 38 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करनी थी। इन मुआहिदों के तहत अल हुदैद एयरबेस की तौसी की जानी थी। अल हुदैद बेस अमेरिका का वो अड्डा है जहां से वो खित्ते पर नजर रखता है। इसी बेस से खित्ते में फजाई ऑपरेशंस की निगरानी की जाती है। इसी बेस पर अमेरिका के खुसूसी फौजी दस्ते भी मौजूद हैं। इसी बेस पर अमेरिकी फजाइया का एक मुकम्मल ऑपरेशन यूनिट है जिसमें लड़ाका तैयारे, टैंकर्स, कार्गो और अमला सब शामिल हैं। कतर दिफाई सामान भी अमेरिका से लेता है। जिस कतर पर इसराइल हमला करने में कामयाब हुआ, यह वही कतर है जिसने अमेरिकी सदर को एक लग्जरी तैयारा बतौर तोहफा दिया था, जिसकी मालियत 40 करोड़ डॉलर्स थी। इस सब के बावजूद ना सिर्फ कतर को हमले का सामना करना पड़ा, बल्कि नेतन्याहू ने अमेरिका की मौजूदगी को खातिर में लाए बगैर दोबारा हमले की खुली धमकी भी दे दी है। इसराइल कतर पर अगर यह इल्जाम लगाता है कि उसने हमास रहनुमाओं को पनाह दे रखी थी, तो यह इल्जाम भी हक़ाइक़ के खिलाफ है। रोजनामा जंग के मुताबिक हमास रहनुमाओं को कतर में दफातर और रिहाइशगाहें मिली भी अमरीकी दरखास्त पर ही थी। हमास इसराइल मुज़ाकरात की लम्हा बलम्हा आगाही के लिए अमरीकी नुमाइंदे दोहा मसरूफ रहते थे। इस हमले के बाद कई अरब रहनुमाओं ने दोहा का दौरा किया और अमीर कतर से मुलाकात की, इनसे यकजहती का इजहार किया और उन्हें अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कतर पहुंचने वाले सरकर्दा अरब रहनुमाओं में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कवैत के वली अहद खालिद अल हम्माद अल सबा, उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला, मिस्र के वजीर खारजा बदर अहमद वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया। इस हंगामा खेज सूरत हाल में पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी सबकत ले ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने इसराइल को आड़े हाथों लिया। कतर पर इसराइली हमले को ढटाई पर मबनी और गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला काबिज़ करार दिया। इसराइली सफ़ीर ने दोहा हमले का जवाब पेश करने के लिए अमेरिका के पाकिस्तान पर हमले की मिसाल पेश की थी, लेकिन पाकिस्तानी मंदूब के जवाब के बाद वो माजरत करने पर मजबूर हो गया। कतर हमले के बाद अरब दुनिया में बज़ाहिर खामोशी है, लेकिन यकीनन अरब ममालिक बेचैन होंगे और उन्हें इस हकीकत का इदराक हो चुका होगा कि अमरीकी इत्तहादी होना हमलों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी TRT से ताल्लुक़ है हसन अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं तुर्किया से, जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हसन साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है क्या, और आपकी वजारत खारजा के अंदर बात हुई है कतर में, तो क्या मुमकिना रिस्पांस की यकीन दहानी कराई गई है या किस तरह इस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त काफ़ी एंग्जाइटी पाई जाती है बिलखुसूस खलीजी ममालिक में, क्योंकि आपकी बात यकीनन इल्म में होगी कि अमेरिका एक सिक्योरिटी गारंटोर के तौर पर उसके ताल्लुकात हैं बाज़ खलीजी ममालिक के साथ। सऊदी अरब और कतर बिलखुसूस वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस भी काफ़ी अरसे से रही है। तो बहुत से लोगों को इस बात पर शौक लगा था खलीजी ममालिक में कि इज़राइल वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि इज़राइल ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को कितना स्ट्रेच किया, यमन से लेकर और मुख्तलिफ ममालिक तक जहाँ तक वो गया, कार्रवाइयाँ की। उसकी बाज़ इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जो हैं वो तुर्की में भी पकड़ी गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सोचा था कि कतर में इस नौयत का हमला किया जाएगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा में जब बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जिस तरह चाहें सेल्फ डिफेंस को जवाज़ बनाते हुए वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर अस्करी
कार्रवाई की तरफ लोगों की सोच जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि कतर उस तरह का कोई कदम उठाएगा। कतर जो है वो सॉफ्ट पावर पर उसका इन्हिसार है, और मेरे ख्याल से जो मीडिएशन पोजीशन उसने काफी सालों में मेहनत करके हासिल की है, वो उसको नहीं चाहेगा कि नुकसान पहुंचे। आप इस बात को भी सामने रखें कि इसी साल ग्रैंड प्री इवेंट भी कतर में मुनक्किद होना है, तो जाहिर है कतर को मुख्तलिफ यानी पहलुओं से मामले का जायजा लेना होगा, और जो एस्केलेशन लैडर जहां तक उसका ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कतर उस एस्केलेशन लैडर पे इतना ऊपर जाना चाहेगा कि अस्करी नौयत का जवाब जो है वो दे। अच्छा हसन साहब, एक चीज बताइएगा, अब अमेरिकी थिंक टैंक ये कह रहा है कि तुर्किया में भी जो है हमला कर सकता है इसराइल, और इसराइली वजीर आजम ये कह चुके हैं कि कतर समेत जिन भी ममालिक में हमास के रहनुमा मौजूद हैं हम वहां पर टारगेट करेंगे। तो क्या हमास के रहनुमा तुर्किया में भी मौजूद हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि तुर्किया हमास को तस्लीम करता है एक मज़ाहमती तंजीम के तौर पर, और हमास और इसके अलावा इख्वानुल मुस्लिमीन वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का तुर्की आना और यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना ये काफ़ी अरसे से रहा है। बिलखुसूस अरब स्प्रिंग से जो आप मामला देखें तो ये बात बहुत वाज़ेह रही है। और जहाँ तक इजराइल की धमकी का ताल्लुक है, तो इस बात का यहाँ पर नोटिस लिया गया था जब बिलखुसूस बाज़ इजरायली अरकान काबीना बिन गवीर और स्मोट्रिच वगैरह की तरफ से बयानात आए थे। उसके अलावा बाज़ इजरायली हुक्काम की तरफ से बहुत वाज़ेह बयानात आए थे कि जब वो मुक़द्दस सरज़मीन की बात करते हैं, तो जो मौजूदा ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, वेस्ट बैंक, सिर्फ वहाँ की वो बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने शिमाली सऊदी अरब के एक काफ़ी बड़े हिस्से की तरफ भी इशारा किया, तुर्की की तरफ भी इशारा किया था, उर्दुन, सीरिया, लेबनान। तो जहाँ तक थ्रेट परसेप्शन का ताल्लुक है, ये तो तुर्की में मौजूद है। अलबत्ता जब यहाँ पर आप हुक्काम से बात करें, तो जहाँ तक अस्करी कार्रवाई का ताल्लुक है, तो यहाँ पर हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि जो तुर्की की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और जो तुर्की की नेटो में इन्वॉल्वमेंट है, उसको सामने रखते हुए इम्कान काफ़ी कम है कि इजराइल यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई करेगा, अस्करी कार्रवाई, क्योंकि उससे बकौल तुर्की हुकाम के वो स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच का शिकार हो जाएगा। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि तुर्की की इंटेलिजेंस ने इजरायली कार्रवाइयों को यहाँ पर नाकाम बनाया है माजी में, तो वो इस बात से वाकिफ़ है कि बहरहाल एक जो थ्रेट है, चाहे वो किस नौयत का है, वो तो मौजूद है। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब इसराइल ने कतर पर हमला किया, दोबारा हमले की धमकी दे रहा है, तुर्किया के हवाले से बात की जा रही है कि वहां पर वो हमला कर सकता है। अब कतर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और तुर्किया जो है वो नेटो का मेंबर है, तो आपको लगता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? और जो हमला कतर पर किया गया, क्या वो अमरीकी खुशनुदी या रजामंदी के बगैर किया गया? बहुत शुक्रिया। देखें, इसका मैं इन तमाम सवालों को आसान कर देते हैं। पहले देखें, मैं समझता हूं कि अमेरिका और इसराइल के जो मफादात और मकासद हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से, वो बिल्कुल यकसा हैं, सिर्फ उनकी हिकमत अमली और पॉलिसी में फ़र्क है। और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल जो है वो एक इलाकाई बालादस्ती कायम करे, एक रीजनल हेजमॉन के तौर पर उभरे, और बाकी जो अरब ममालिक और दीगर रियासतें हैं वो उसके पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट करें और ओबे करें। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। अच्छा, जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक है, इस हवाले से एक अमेरिका का बहुत मौसर और बाअसर रिपब्लिकन थिंक टैंक है, और आप जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की इस वक्त हुकूमत है अमेरिका में, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। उसमें अभी चंद दिन कबल एक मजमून छपा जिसमें ये थ्रेट दिया गया कि तुर्की नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अच्छा, इसकी शान नज़ूल क्या है इस थ्रेट की? इस थ्रेट की शान नज़ूल ये है कि बुनियादी तौर पे ये एक मैसेज जिस तरह कतर को दिया गया है, उस तरह तुर्की को भी दिया जा रहा है कि जनाब, जो ममालिक हमास की सियासी, सिफारती, माशी, दिफाई किसी भी अंदाज में पुष्ट पनाही या सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसराइल के निशाने पे हैं। असल मैसेज जो है, जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल है इसराइल का, वो ये है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, ना सिर्फ कतर पर हमला, तुर्की के लिए भी। लेकिन अगर अब दोबारा हमला होता है, जिस तरह नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम दोबारा हमला करेंगे अगर हमास के रहनुमाओं को वहां से ना निकाला गया, मुल्क बदर ना किया गया, तो फिर मुमकिन जवाब क्या हो सकता है कतर का या दीगर अरब ममालिक का? आपको टेक्निकली और मिलिट्री के लिहाज से भी एज एन एक्सपर्ट बता देता हूं कि अगरचे कतर के पास दुनिया के बेहतरीन तैयारे मौजूद हैं, कतर के पास F-15 साख्ता दुनिया के बेहतरीन तैयारे मौजूद हैं जो कि इसराइली फजाइया में भी हैं, उनके पास राफेल हैं
जो कि भारत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके पास टाइफून है जो बरतानिया का बेहतरीन रॉयल एयरफोर्स का सफ़े अव्वल का तैयारा है, लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल देखें, इनकी जो रेंज है ना, इनके पास कोई मिसाइल्स नहीं है, कतर के पास कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है। ये इन मगरबी हथियारों पे दारोमदार रखता है। तो अमेरिका इनको कभी भी इजाजत नहीं देगा कि अमेरिकी साख्ता असलहा जो है वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें। इन हथियारों की सपोर्ट मेंटेनेंस के लिए वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, जो इन तैयारों की रेंज है वो इसराइल तक फलाई करके हथियारों का इस्तेमाल करके बमबारी करके वापस आने की सलाहियत नहीं रखते हैं। इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी इस खित्ते में सिर्फ अमेरिका और बरतानिया की एयर फोर्सेस के पास है। तो टेक्निकली भी इनके पास कोई सलाहियत नहीं है कतर के पास कि वो दिफाई कोई जवाब दे सके इसराइल को। और आखिरी बात, अगर वो जवाब दे भी दे बफर्ज महाल, तो आपके ख्याल में इसराइल बैठा रहेगा? तो इसराइल जब अगर एक लंबी जंग चढ़ती है तो कतर के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो एक लंबी जंग जो है वो अफोर्ड कर सके अमरीकी बोरोड असलहे के रहमो करम पे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अमरीका ने फौरन एम्बार्गो लगा देना है इन ममालिक के ऊपर कि आप हमारा असलहा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ और, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस हवाले से लिखा है कतर एक आम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका ऑलरेडी अपने इत्तेहादी खो रहा है इंडिया के साथ ताल्लुकात देख लें या दीगर ताल्लुकात देख लें। तो इसराइल की ये कार्रवाइयाँ, आपको लगता है कि ये अमेरिका के लिए जो है वो मजीद मुश्किलात बढ़ा रही हैं? देखिए, मैं गैर जज्बाती अंदाज में बताना चाहता हूँ कि अमेरिका को इसका बिल्कुल ख़तरा नहीं है कि ये अरब ममालिक जो उसके इत्तेहादी हैं उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सियासी, माशी और दिफाई एतबार से ये ममालिक अमेरिका के ज़ेर नगीन हैं। ये एक हकीकत है कि इनकी दिफाई खारजा जो पॉलिसीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे अमेरिका के ज़ेर असर होती हैं, और उनसे ये तवक्को करना कि वो देखें, अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि 20 से ज़्यादा अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं पूरे मिडिल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक में मौजूद है, और ये हकीकत है। तो एक जानिब वो मुल्क जो है इसराइल को कंडेम कर रहा होता है, दूसरी जानिब उसी की फजा जो है वो इसराइली। लेकिन यहाँ पर एक चीज मोहम्मद अली साहब, ये है कि अमेरिका की ये पॉलिसी है कि उसने खित्ते में देखा हमने कि ईरान को कमजोर करना है, लेकिन जहां पर वो दूसरे इत्तेहादियों पर भी इस तरह हमले, उसका इत्तेहादी यानी इसराइल हमले करना शुरू कर देगा, तो फिर खित्ते में जो अमेरिका की पॉलिसी है, आप नहीं समझते उसको नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बतदरीज देखें, अमेरिका की, जैसा मैंने गुजारिश की, अमेरिका और इसराइल के जो अहदाफ हैं जियो पॉलिटिकल इस खत्ते में यकसा हैं, और वो इस खत्ते में इसराइल की बालादस्ती कायम करना है। और ईरान जो है उसने कोशिश की थी अपनी हलीफ जमातों के साथ मिलकर एक बैलेंस ऑफ पावर की। तो आपने देखा 2 साल में एक जामिया हिकमत अमली के तहत अमेरिका की आशीर्वाद और प्रोवाइडेड असलहा और माली इमदाद को इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने ना सिर्फ जो ईरान की हलीफ जमातें थी, हिजबुल्लाह, हूतीज, और इराक के अंदर जो जमातें थी और हमास, उनको बहुत कमज़ोर किया, फिर ईरान को आइसोलेट किया, फिर बराह रास्त ईरान पे हमला किया, और अब वो बतदरीज जो है दीगर अरब ममालिक के खिलाफ भी हमले कर रहे हैं। देखें, 2 साल में 7वां मुल्क है कतर जिसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला यूनिलैटरल जारियत का मुर्तकिब इसराइल हुआ है। 14,000 से ज्यादा उसके फजाई हमले 2 साल के अंदर हैं। दिस इज अ कंट्री विच इज कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ऑल इट्स नेबर्स। लेकिन अफसोस की बात और अलमिया ये है कि ये ममालिक जमा होके जो है अपनी सलामती के लिए या डिटरेंस के लिए कोई हिकमत अमली अभी तक बनाने में नाकाम नजर आते हैं। यानी आने वाले कुछ हफ्ते बड़े क्रूशल नजर आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता वाले से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अब्दुल्ला साहब, TRT वर्ल्ड तुर्किया से ताल्लुक है, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अली साहब मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक दिल दहला देने वाली रेप स्टोरी जो है वो कराची से, उसके हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कराची से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार किया गया है जिस पर इल्जाम है कि 10 साल में उसने 100 कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती की है। यह मुलजिम कराची के इलाके कयूमाबाद से पकड़ा गया। इल्जाम यह भी है कि ज्यादती के साथ साथ वीडियोज भी बनाया करता था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ किया है कि वो पैसे देकर बच्चियों को अपने कमरे में लाता था और उनके साथ ज्यादती करते हुए उनकी वीडियोज भी बनाता था। पुलिस को इतला मिली थी कि कयूमाबाद के रिहायशियों ने 28 साल एक शख्स को पकड़ा है जो इलाके में मशरूबात बेचता था। रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि यह शख्स इलाके के लड़कों और लड़कियों को जिनसी तौर पर हिरासा करता था। इसके बारे में इल्म भी तब हुआ जब मुलजिम के ज़रिए इस्तेमाल यूएसबी एक बच्ची उठाकर ले गई और मोबाइल फोन शॉप पर दी। दुकानदार ने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई तो इसमें ज्यादती की वीडियोज थी। नाज़रीन, पुलिस ने इस शख्स को तहवील में लेने के बाद इससे पूछताछ की तो इसने एतराफ किया कि वो 10 साल से ये घिनौना फेल कर रहा है। नाबालिग लड़कों और लड़कियों से जिनसी ज्यादती करता है और अपने मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस बनाता है। खबरों के मुताबिक इस शख्स के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया जिसमें 8 से 12 साल तक के बच्चों से जिनसी ज्यादती की सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ किया कि वो सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को चंद 100 रुपए देकर बहलाता था, कमसिन बच्चियों को अपने कमरे में लाता था और यह कि उसने अपने कमरे में तकरीबन 100 नाबालिग लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उन सब की फिल्मबंदी। 3 महीने हो गए ये रह रहे। हम इजाज साहब को बोला है भाई छड़ियों को नहीं बिठा साथ। चलो उसने बोला भाई इसकी फैमिली जो है ना 5 तारीख को आ जाएगी। 5 तारीख रहने 2 महीने गुजर गए, फैमिली नहीं आई। चलो फिर जो है ना ये 2-3 बार ये छोटे छोटे बच्चे ले आए कि मैं कि भाई ये कौन है, कि ये हमारी भांजी है, ये हमारी फूफी की बेटी है। भाई आते हैं बोतलें के शरबत के ये बोतलें भर के दे देते हैं हमारे को, भाई 10-20 रुपये हम दे देते हैं। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, ये बताइएगा, इस स्टोरी को आपने कवर किया, आपने इसकी तहकीक की और आप हकायक तक पहुंचे। बताइएगा इस स्टोरी की तफसीलात कैसे सामने आई। इसके साथ साथ 10 साल तक ये शख्स ये घिनौना काम करता रहा, कैसे ये कानून की गिरफ्त से दूर रहा? देखिए, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते कि ये पकड़ा किस तरीके से गया, हमें किस तरह इत्तला मिली। हमें इलाके से इत्तला मिली कि किसी शख्स को गुज़िश्ता शब यानी 10 सितंबर की रात को किसी एक नौजवान को पकड़ के लोगों ने ज़दोकोब किया, उसे पुलिस के हवाले किया गया। उसने क्या जुर्म किया था इस हवाले से तो हमें फौरी तौर पर पता नहीं लग सका, लेकिन हमने जब इस बात की तहकीक की, पुलिस से पता किया तो पुलिस ने पहले तो डिनाई किया, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त तक गिरफ्तारी उसकी डाली नहीं थी और पुलिस की शायद ये कोशिश थी कि तमाम जो है वो मामला को एकदम जो है वो मैनेज करने के बाद एक बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अलबत्ता खैर हम इस तहकीक में लगे रहे और जब हमें इलाके का पता लगा, जब हम इलाके में गए और जब हमें मुलजिम की तस्वीर, हमारे पुलिस जराये थे, मुलजिम की तस्वीर मिली और जब उसकी 3 FIR मिली तो इस बात की तो तस्दीक हो गई कि मुलजिम को जो है वो किस जुर्म में, किस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब हम इलाके में पहुंचे, इलाके में मुलजिम की तस्वीर दिखा के हम उस मुकाम तक, उस गली तक पहुंचे जहाँ से इस मुलजिम को पकड़ा गया, वहां पर हमें वो लोग मिल गए, इसके पड़ोसी मिल गए या जिस इमारत में ये रहता है उस इमारत को संभालने वाली एक खातून मिली। उसने इस बात की तस्दीक की कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, मुझे पता लगा है कि इस बंदे को जो है वो शख्स को जो शरबत बेचता था या गली में छोटे बच्चों को, उसे जो है वो लोग पकड़ के ले गए। फिर उसके बाद पड़ोसियों से और इस तरीके से जो है वो अहले मोहल्ला से जब पता किया तो उन्होंने ये बताया कि कोई एक बच्ची थी, उसके पास एक USB थी, वो USB लेकर एक मोबाइल फोन डाउनलोडिंग की जो शॉप होती है यानी इजी पैसा शॉप जो है वहां पर जब पहुंची है, वो जब USB उस दुकान वाले ने लगाकर देखी है तो उससे ये इंकशाफ हुआ, चूंकि मोहल्ले वाले तो उसे जानते थे और एक अर्से से वो उसी मोहल्ले में रह रहा था। तकरीबन वो जो है 2011 में जब जो है वो कराची आया था और 2000 जो है वो 16 के बाद से 17 के बाद से जो है वो मुस्तकिल कयूमाबाद में ही रिहाइश पजीर था और पहले ब्लॉक B में रहता था, उसके बाद ब्लॉक C में रहता था। लेकिन इसी वजह से जो है चूंकि लोग जानते थे उसे, लोग उसके घरों पर, चूंकि ये बात जो है जंगल की आग की तरह फैल गई कि जो है वो इस शख्स के जो है वो USB में उसकी जो वीडियो सामने आई, उसके बाद लोग उसके घर तक पहुंचे, उसको पकड़ के मारा पीटा और फौरन किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उसे जो है वो अपनी तहवील में लिया, हिरासत में लिया। उसके बाद उससे पूछताछ की गई। इस तरीके से चूंकि इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं था, इलाके के लोगों ने पकड़ा और इस तरीके से पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस वहां तक पहुंची। इसमें कोई ये नहीं है कि कहा जाए कि अगर 10 साल तक ये मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा तो इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अच्छा रजब, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, लेकिन ये बताइएगा कुल कितने बच्चों की वीडियोस उसके पास से बरामद हुई है?
देखें कुल मजमूई तौर पर 350 के करीब वीडियोस और तस्वीर जो है वो बरामद हुई है। और जो अब जब ये पुलिस को ये मतलब मिला है उसके बाद यूएसबी जो वीडियोस उसकी देखी है उसके जरिए पुलिस ने अपनी पुलिस पार्टियां जो है वो मुख्तलिफ चूंकि वीडियोस से उन बच्चों की निशानदेही हुई कि किन किन बच्चों को उसने जो है वो अपनी हवीज का निशाना बनाया। इस तरह से पुलिस मुख्तलिफ लोगों से अभी भी जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है कि इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुकदमा दर्ज की जाए, फैमिलीज को राजी किया जाए। बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी हैं जो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत एक गरीब घराना जो है वो गरीब इलाका है जिसमें जो ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। जो 2-3 जो मुतासिरीन जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हम सुबह जाते हैं रात को आते हैं, दिन भर घर में क्या हुआ हमें कुछ इस बात का नहीं है। हमारी अहलिया भी जो है वो घरों में कामकाज करती है, इस तरह की मेहनत मजदूरी करती है। तो उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे ही है कि जिनको अपने घर के बारे में ज्यादातर मालूमात ही नहीं होती थी। वो छोटे बच्चे जिनको वो लालच देकर शरबत का जो काम करता था, बच्चों को लालच देके कि ज्यादा शरबत दूंगा या ज्यादा पैसे दूंगा, इस तरीके से करके वो बहला फुसला के बच्चियों को जो है वो घर पे ले जाता था। ना सिर्फ ज्यादती करता था बल्कि बच्चों के साथ बदफेली भी करता था, उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाया करता था। पुलिस को उसके मोबाइल और यूएसबी से तकरीबन कुछ 350 के करीब वीडियोस और तस्वीर मिली है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है वो कंटिन्यूसली कई बार उसने जो है अपनी हवीज का निशाना बनाया है। इस हवाले से पुलिस अभी ये तहकीक कर रही है कि आया जो है ये वीडियोस बनाने का उसका मकसद क्या था, या जो है वो ब्लैक वेब या जो है वो डार्क वेब या इस तरह की कोई चीज थी या कोई और मकासद उसके थे। क्योंकि अब तक इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई। अलबत्ता आज उसे मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया था और पुलिस ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत से हासिल किया। इस हवाले से मजीद तफ्तीश मुल्जिम से की जा रही है। अच्छा रजब, ये बताइएगा ये अभी वीडियोस जो यूएसबी से बरामद हुई हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ मजीद शवाहिद उसके घर से बरामद हुए हैं, पुलिस को मिले हैं? और ये भी बताइएगा कि अब तक कितने कंप्लेनेंट सामने आए हैं और क्या इन एविडेंस की बुनियाद पर उसको सजा मिल सके? देखिए चूंकि अभी जो है ये कहना कुछ कम वक्त है, इसकी वजह यह है क्योंकि अब ये तमाम तर प्रोसीजर बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में। जो बच्चे अब तक सामने आए हैं उन बच्चों ने इस बात की तो तस्दीक कर दी है कि उन्हें कई बार इसने हवीज का निशाना बनाया। चूंकि जब मुल्जिम की जो इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट है वो भी हमारे नाज़रीन देख सकते होंगे, हमारी स्क्रीन पर शायद चल रही होगी। उस रिपोर्ट में मुल्जिम ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब 10 सितंबर की रात को जब तक उसे गिरफ्तार किया गया उस वक्त तक वो जो है इस जो है वो मजरू काम में जो है वो मुलविस रहा है। और अभी उसने किसी बच्ची के साथ ज्यादती का उसके निशाना बनाया था कि उसके बाद जो है वो अचानक लोग घर पे उसके पहुंचे और उसे पकड़ लिया। तो जब तक बच्चों का मुतासरीन का मेडिकल नहीं हो जाता, ये सारी चीजें अभी जो है वो अंडर जो है वो पेंडिंग है और तमाम चीजों पर भी जो है वो काम हो रहा है। बच्चों को जो मुतासरीन आ रहे हैं उनका जाहिर सी बात है मेडिकल भी होगा और फिर उसके बाद जो है वो जिना बिल जबर की दफात के तहत जो ये FIR दर्ज हो रही है। पुलिस ने गालिबन जो है उसके घर से भी बहुत से शवाहिद इकट्ठा किए और उसके जो मोबाइल फोन है और उसके जो USB मिली है उसका फॉरेंसिक भी कराया जाएगा। जैसा कि हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई, उनका कहना है कि इस मामले को क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है और उसने ना जाने कितने बच्चों को जो अपनी हवीज का निशाना बनाया। ये बताइएगा, ये भी बताया जा रहा है कि एक डायरी भी मिली है जिस पर वो बच्चों के हवाले से तफसीलात दर्ज करता था। उस डायरी से क्या शवाहिद अब तक सामने आए? देखें ऐसे बहुत सारे शवाहिद जो उसके रूम से, चूंकि ये जो है यहाँ पर तनहा रहता था, इसकी फैमिली नहीं थी, एबटाबाद से ये बिलोंग करता है। 2011 में वो जो यहाँ पर कराची आया था। उसके बाद ये घनौना काम जो है तो उसने 2016 और 2017 से किया था। इस तरह भी तो देखा जाए तो 8-9 साल मुस्तकिल हो गए। उसका कहना था कि वो एक दिन में कई बच्चों को अपनी हवीज का निशाना बनाता था। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना जाने उसने कितनी जो है वो ऐसी भी होगी जो वीडियो इसके पास अभी मौजूद नहीं होगी। अलबत्ता अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं है। अब तक यही बात सामने आई कि जितने बच्चों को उसने जो है अपनी हवीज का निशाना बनाया उन सब की जो है वो वीडियोस भी बनाई ठीक है। अभी इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और बड़े होशुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 10 साल तक कानून की गिरफ्त से कैसे दूर रहा, बहुत से सवालात जो है वो खड़े होते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया रजब अली, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने स्टोरी पर काम किया और निशानदेही की, वो हमें तफसील आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि यूं महसूस होता है जमात सिर्फ आजमाइशों में नहीं घिरी बल्कि उनसे निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली से भी महरूम हो चुकी है। अब जो चीजें नुमाया तौर पर सामने आ रही हैं वो है तहरीक इंसाफ की बतौर जमात बौखलाहट जो हर महाज पर झलकती नजर आती है। आज बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के मसाइल का सियासी हल निकालने की बात की, लेकिन यही जमात जब कभी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मौका आता है तो यही मौका इख्तियार करती है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। यूं हर बार सियासी मुज़ाकरात को नजरअंदाज किया गया और नतीजतन बहरान मजीद पेचीदा होता चला गया, यानी मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। मजीद उलझन उस वक्त पैदा होती है जब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी सामने आता है, लेकिन साथ ही एस्टैब्लिशमेंट पर खुली तनकीद का सिलसिला भी जारी रहता है। इस गैर मुतवाज़न हिकमत अमली का असर अब इतना गहरा हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के मरकजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी चेयरमैन से मंसूब बयानात को अपनाने और उसका इजहार करने, वजाहत या दिफा करते हुए भी पूरी जमात बेबस नजर आती है। पार्टी की अंदरूनी सफों में क़यादत का बहरान वाज़ेह होता जा रहा है। कोई भी सीनियर रहनुमा ऐसा दिखाई नहीं देता जो मीडिया पर आकर वो लबो लहजा, वो मौक़िफ़ या वो एतमाद अपनाए जो बानी चेयरमैन के सोशल मीडिया बयानिए में झलकता है। ये तजादात सिर्फ बयानिए या असलूब तक महदूद नहीं रहे बल्कि अब पॉलिसी साजी और अमली सियासत में भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक तरफ अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात में रिलीफ चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया पर जानिबदारी के इल्जामात लगाकर पूरे निजाम इंसाफ को मशकूक करार देती है। अब तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम बरमला थकावट का एतराफ करती नजर आती है। क्या लीगल टीम की वीकनेस है? मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं, मैजिशियन समझते हैं? कि आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 300, 350 कि ये मुकदमे ख़त्म करो। कौन वकील ख़त्म कर सकता है? कौन क्लाइंट लड़ सकता है? ना ये प्रोफेशनली पॉसिबल है, ना लीगली पॉसिबल है। और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। यह तज़म्मुल जमात की कानूनी और अखलाकी पोजीशन को कमजोर करता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क के सिर्फ एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि इसी सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद बानी चेयरमैन और पार्टी तंजीम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात में रखे हुए हैं। कल होने वाले तंजीमी इजलास में पार्टी क़यादत और सूबाई तंजीम की जानिब से मुतअद्दिद मामलात पर वजीर आला को कटहरे में खड़ा किया गया। मिसाल के तौर पर जब वजीर आला ने कालाबाग डैम की हिमायत की तो खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम ने इस मौक़िफ़ की खुलकर मुखालिफत की। सिर्फ यही नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी इदारों से ताउन, सिविल इख्तियार और दीगर पॉलिसी मामलात पर भी इख्तिलाफात शदीद होते जा रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वक्कास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख वक्कास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आप पर ये इल्ज़ाम लगता है आपकी जमात पर कि जो बानी पीटीआई का बयानिया है या जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की जाती है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत उन अल्फाज का चुनाव नहीं करती जो बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से जिन अल्फाज का चुनाव किया जाता है, जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको लगता है कि यह पार्टी पर बोझ बन रहा है जिस किस्म के अल्फाज वहां से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का बोझ है, और ये फजूल किस्म की बात है कि अगर कोई ये समझता है कि जो अल्फाज सोशल मीडिया पे ट्वीट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर कोई आदमी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो शायद उस पर बोझ है। लोग मुख्तलिफ तबीयत के होते हैं, लोगों की मुख्तलिफ पीपल आर डिफरेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एग्जैक्ट सेम अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो बोझ बनाए बैठे हैं। बोझ क्या है? जो इमरान खान के साथ खड़ा है उसने वो सारे बोझ उठाए हुए हैं। इमरान खान साहब की सिर्फ सोशल मीडिया के अल्फाज ही नहीं, इमरान खान की पार्टी में खड़ा होना भी इस वक्त बहुत औखा काम है लोगों का। लोगों के बच्चे, फैमिली, कारोबार, लाइवलीहुड, दोस्त, सियासत, हर चीज को डैमेज किया जाता है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ खड़े। तो जो हर चीज मुसीबत उठा के वो खड़े हैं, तो आपको लोग ये कहानियां सुनाए जी कि वो ट्वीट वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वजन नहीं उठा सकते, हमें खच्चे मारते हैं लोग। इस किस्म की कोई बात नहीं। तो जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो सारे वजन उठा के खड़ा है। ऑब्वियसली नेमलेस, फेसलेस अकाउंट चलाना ये तो बहुत बड़ा बहादुरी का काम है ना। अपना मुंह दिखा के कोई बात करना और खड़े रहना हुकूमत के खिलाफ, फस्तायर के खिलाफ, ये बड़ी बात होती है। फेसलेस अकाउंट्स लेके इनकलाब लाने की कोशिश करना ये आसान तरीन काम होता है। ठीक है जी। रह गई ऑफिशियल अकाउंट्स। ऑफिशियल अकाउंट्स में से जो ट्वीट्स होती हैं वो हम सब रीट्वीट करते हैं, तो जो रीट्वीट होती है वो एंडोर्समेंट ही होती है, वो लोग बोझ ही उठाते हैं। ठीक है ना जी।
एक आदमी जब अपने अकाउंट से इमरान खान साहब की ट्वीट रीट्वीट करता है तो उसका क्या मतलब होता है? ये तो लोग माजरत के साथ चवले मारने लग गए हैं लोग। अब वो क्या चाहते हैं? एक आदमी ने रीट्वीट कर दिया है तो वो खान साहब की रीट्वीट उसकी इंडोर्समेंट है ना, जो खान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझता है कि अब हर बंदा खड़े होके तो तकरीरें करना शुरू कर दे, तो हर बंदा तकरीरें करता है ना कर सकता है। तो दिस इज एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है लोगों को डिस्क्रेडिट करने का, एंड दिस इज और नॉनसेंस, स्टूपिड बात है। जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो वजन उठा रहा है, अल्लाह अल्लाह फैसला। शेख साहब, किसी को ज्यादा वजन उठाने का बैरिस्टर शौक गौर है, साहब ज्यादा कहते हैं उठा कि सियासी हल मुमकिन है इन तमाम चीज़ों का, और उन सियासतदानों जो इस वक्त मौजूद हैं जो सियासी हल निकाल सकते हैं, आप उनको बेख्तियार समझते हैं। फिर अदालतों पर आपको अदम एतमाद है, जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं वहाँ से शायद कोई बात हो नहीं रही, और फिर जो अल्फाज आज सोशल मीडिया से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर माजी में इमरान खान ही तनकीद करते रहे हैं, वो गुजरांवाला का जलसा हो या वो कहीं और बात की जा रही हो। देखें, पहली बात तो ये है कि सियासी हल सिर्फ सियासी जमातों के साथ बैठ के नहीं निकलता। सियासी हल तो कहीं भी किसी के साथ भी बैठ के निकाला जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल थियरी ये है कि जब नेगोशिएशंस कमेटी की ऑफर खान साहब ने दी तो हम अपने ओरिजिनल स्टांस से हटे कि हम मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, कुर्बानी ये देनी पड़ेगी, आप दें और आप बिल्कुल उनसे बात करें। 26 मई के 9 मई के हवाले से, 26 के हवाले से, 4 के हवाले से एक नशिस्त हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, सियासी हल निकालने के लिए हुई थी ना। और उसके क्या हम चाह रहे थे? हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें और उसका नोटिफिकेशन कर दें, कुछ CCTV फुटेज आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एक सियासी हल था जिसकी 3 नशिस्तों के बाद भाग गई हुकूमत, पूरी PDM भाग गई, उसमें ये पीपल्स पार्टी वाले भी थे, उसमें ये LP वाले भी थे, उसमें नून लीग वाले भी थे, दौड़ गए वहां से। हिपोक्रेसी जो थी वो एट वाज अ पीक, और वो हम ज्यादा देर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने सियासी हल की कोशिश नहीं की सियासी कूतों के साथ बैठ के, हमने की, बट दे वर हिपोक्रेट्स, तो वो उसको कर नहीं सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, चीजें इस वक्त ऐसी ही नजर आ रही है, मुश्किल है, मगर अल्टीमेटली इन सब चीजों का हल निकलना है। और वो सियासी हो या गैर सियासी हो, ये सिचुएशन इस मुल्क में ज्यादातर जूं का तू नहीं रह सकती और ना चल सकती है। ये स्टेटस को तो खत्म होगा, ये ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। शेख साहब, आप समझते हैं कि जब टेबल पर बैठते हैं तो जो 26 नवंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन थी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब पोजीशन कमजोर हुई है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। मैं क्या पता नहीं तुसी किहड़े फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट का नाम लैन लगे हो, या पता नहीं किसी डिप्लोमैट का, किसी एम्बेसडर का नाम लैन लगे हो, और बहुत बड़े एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स के हैं जिनका आपने मुझे मिसाल दे दी है। माजरत के साथ मैं आपके पार्टी से ही हैं, पुराने रहनुमा हैं, पुराने दोस्त हैं आपके। पार्टी मेरी है, वो कहते हैं कि घर में है वो सने अतू देवे, पार्टी मेरी है। आप मुझे बता रहे हैं कौन मेरी पार्टी से और कौन नहीं है? शायद आपने एक्सपल्शन लेटर नहीं पढ़े हुए जो उमर यूब साहब ने इनके निकाले थे। ठीक है। और शेख साहब, अगर अभी मुल्क की सियासत की बात करें तो जलसे का कहा जा रहा है कि अब सितंबर में जलसा होगा, तो ये किस तारीख को जलसा होने जा रहा है, क्या फैसला हुआ अभी तक? सर, ये तो जिन्होंने करवाना है, जो होस्ट है वो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, वो देंगे डेट। उन्होंने लोगों को एक वीडियो मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो जल्द को डेट दे देंगे। खान साहब ने सितंबर का कहा था, मगर साथ खान साहब ने ये भी कहा था कि सैलाब की सूरत हाल देखने के बाद जो है वो अपनी आप डेट रख लें। तो वो ये लोग जो KPK वाले रखेंगे, हम तो सारे जो पंजाब से जिन्होंने जाना है, जो ये डेट रखेंगे हम चले जाएंगे। और जो कल तंजीमी एलामिया सामने आया KPK गवर्नमेंट के हवाले से, आप उससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब कालाबाग की बात करते हैं तो तंजीम उसको रद्द करती है, फिर वहाँ पर शहादतें हो रही हैं और ऑपरेशन की बात की जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको भी रद्द करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ऑपरेशन को रद्द करती रही है जी। ये तंजीम ने कोई नई बात नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब हमेशा ऑपरेशंस के खिलाफ रहे हैं थे, और ये पार्टी उनकी फिलॉसफी से स्ट्रे नहीं कर सकती। तो यस, पार्टी किसी सूबाई तंजीम ने क्या कहना है, ये तो मरकज की तरफ से, खान की तरफ से है कि वी आर अगेंस्ट दी ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो इसमें कौन सी बात है? उस पर तो हम बड़े वोकल हैं, ये कौन सी नई बात है? और बैरिस्टर गौर साहब इस वक्त कहते हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, हम सबको एक होना चाहिए, तमाम सियासी इख्तलाफात को भुलाना चाहिए,
तो आप समझते हैं कि सितंबर में ही जलसा होना चाहिए या इसको आगे कर लेना चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने सितंबर का कहा था, साथ ये कहते हुए कि आप सैलाब की सूरत हाल देख लीजिएगा। जो होस्ट हैं वो अपना देख लें, अगर वो सितंबर में मैनेज कर सकते हैं तो सितंबर में कर लें, नहीं तो अगले महीने के अगले हफ्ते में कर लें, जैसे ये लोग समझते हैं। हमें तो कहेंगे हमने तो आना ही है ना, पंजाब वालों ने, हम तो आ जाएंगे। रखना तो केपी वालों ने है, तो केपी की तंजीम बताए, केपी के चीफ मिनिस्टर बताएंगे, हम तो नहीं डेट बता सकते। अभी तक उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और ये जलसे की जो हिदायत आई हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही आई हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो आप जितने मर्जी जलसे कर लें, हुकूमत पर तो ना तो प्रेशर पड़ेगा, ना जिस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे वो जाएगा। पंजाब में करने जा रहे हैं या फिर केपी में होगा? नहीं, ये केपी में ही होगा जी। और प्रेशर ना पड़ने वाली बात आपकी गलत है, क्योंकि माजी में भी जो हम सवाबी में जलसे करते रहे हैं, उसमें जो लोग पंजाब से आने की कोशिश करते थे उनको रस्तों में रोका जाता था, रास्ते में ब्लॉक किया जाता था, घरों से बंदे उठाए जाते थे। हालांकि जलसा केपी में होता था तो प्रेशर होता था, तो बंदों को रोका जाता था। तो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि 300 से ज़ायद मुकदमात हैं, हम किस किस में पैरवी करें, कहाँ कहाँ जाकर ज़मानत लें। तो आपको लगता है कि इस तमाम अरसे में जब से इंतखाबात हुए हैं या 9 मई हुई है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थक गई है? नहीं, आपने एक वकील की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वकील ये बयान दे रहा था, और ही मस्ट बी राइट इन सेइंग दैट, बिकॉज वो केसेस की फटीग होती है और वो सब इंसान है और केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ टीमें हैं जो उस पर काम कर रही हैं। सो अगर एक आदमी अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी बात करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थक गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी वकील थक गए। They are all fighting on all the forums and all fronts. Nobody is tired. Everybody is fighting back. और जुनैद अकबर साहब के आपके साथ जो इख्तलाफात हुए थे वो क्या सूरत हाल हुई थी? दोनों ने एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार किया था और फोकस आपका केपी पे है, जलसे भी वहाँ पर कर रहे हैं। तो जो आखिरी बार पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इख्तलाफात हुए थे वो किस बात पर हुए थे? देखिए जी, ना मुझे ना जुनैद अकबर साहब को मेरे एतमाद की ज़रूरत है, ना मुझे जुनैद अकबर साहब के एतमाद की ज़रूरत है। वो सूबाई तंजीम के हेड हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं मरकज़ का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ। हमारा कोई आपस में ना इख्तलाफ है, ना कोई इस किस्म की चीज़ है। पार्टी के अंदर जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की बातों पे कोई एतराज़ कर ले या उनसे बात कर ले, इसका मतलब इख्तलाफ नहीं होता है। मैंने देखा है कि चंद हर पार्टी में चूहे होते हैं। चूहे आप समझते हैं जो ऐसे सुराख करके अंदर से निकलते हैं, उनका पता नहीं चलता। पार्टियों में होते हैं, ये गनमंद होता है पार्टियों में। वो फिर कई दफा अंदर की चीजें बाहर मीडिया में फीड कर देते हैं, तो फिर उस बेगैरती की वजह से छोटी सी चीज जो है ना वो बड़ी बन जाती है। तो बेसिकली मेरा ना उनसे कोई इख्तलाफ है ना उनका मेरे से। तो शेख साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चूहे मौजूद हैं? मैं ये नहीं कह रहा, आपने मेरे लफ्ज जो है उनके ऊपर जोर नहीं दिया। मैंने कहा हर पार्टी के अंदर, पार्टी जो है वो सिर्फ पार्लिमानी पार्टी तक महदूद नहीं। लेकिन ये इजलास तो पार्लियामेंट्री कमेटी का था ना? मैं तो इस इजलास को रेफर ही नहीं कर रहा, उसको आप रेफर कर रहे हैं। मैंने पार्टी की बात की। तो इख्तलाफ होना कोई बुरी बात तो नहीं। हमारी गौहर अयूब साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इख्तलाफ राय तो हर पार्टी में होता है, इस तरह हमारी पार्टी में भी है, और इसी बात पर स्पेसिफिकली आपकी बात की थी। कोई बुरी बात नहीं है, मगर इख्तलाफात का तमाशा बनाना बुरी बात है। उसको हवा दे के अपने मजमूम नफेरियस डिजाइन पूरे करने की कोशिश करना बुरी बात है। इख्तलाफ होना कोई इट्स ऑल इट्स डेमोक्रेटिक, इसमें क्या है, ये तो जमहूरी बात है। ये कौन पूरे कर रहा है पार्टी के अंदर? आप निशानदेही करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल निशानदेही नहीं करूंगा। मेरी पार्टी के अंदर की बात है, मैं आपको क्यों बताऊंगा टीवी में? नहीं, आप अपने लोगों को तो बताएं कि पार्टी को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ये तो नुकसान की बात हुई और इसी नुकसान की वजह से शायद इमरान खान अंदर है अभी तक। जरूरत नहीं है, ना मुझे टीवी के थ्रू बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स एंड खान हैज बीन वेरी क्लियर। उन्होंने बड़ी डायरेक्शन दी थी। पार्टी के अंदर की कोई बात कोई भी आदमी जिससे तकसीम की फजा पैदा हो वो करेगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। व्हाई शुड आई बी द वन टू गिव दिस इंप्रेशन कि पार्टी डिवाइडेड है व्हेन इट्स नॉट, या वो नहीं है। छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, उधर ही उठते हैं, वही खत्म हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो बंदे वे लेने छोटे इख्तलाफात होते ही पूरे टीवी प्रोग्राम कर सकते।
ये शेख साहब एक बात बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल वक्त में जो आपने स्टार्ट में कहा कि इस वक्त पार्टी के साथ खड़े होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आपने किया, ये आपने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को बताया कि स्पेसिफिकली कि ये लोग हैं जो पार्टी के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं। हर आदमी को सबका देखें, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। जब एक पार्टी का एक्टिंग चेयरमैन मौजूद है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, पार्टी की सूबाई तंजीमें मौजूद है, सब अपनी अपनी जगह पे जहां को गड़बड़ महसूस करते हैं अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक बताया करें, और बताते होंगे। मेरा जो विंग है दे आर वर्किंग फाइन, मुझे किसी के साथ कोई शिकायत नहीं। बहुत शुक्रिया शेख वक्कास अकरम अरसद मौजूद थे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासी हिकमत अमली है या जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगते हैं उस सवाल से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।